नमस्कार मित्रों। आज अपनी बात जो शेयर करना चाहता हूँ आप सबों से, मैं उसका शीर्षक मैंने दिया है बिहार के नवनिर्माता और कुशासन के प्रतीक के दुमुहे पर खड़े हैं नीतीश। मित्रों, आप सबको कुशासन के प्रतीक और नीतीश, यह दो शब्द बड़ा अजीब लगता होगा। मैं यो कहूँ कि लग सकता है, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला और अंत बुरा तो सब बुरा। हम सब नीतीश कुमार के कार्यकाल को अगर गहराई से देखें तो आज नीतीश कुमार पुनः ठीक उस जगह पर खड़ा दिख रहे हैं जहां से वह शुरू हुए थे। जी हाँ दोस्तों, लालू काल के बाद शपथ ग्रहण करने के बाद के नीतीश की जो स्थिति थी, इतने वर्षों के बाद आज नीतीश कुमार पुनः उसी स्थिति में नजर आ रहे हैं। तब और अब में फर्क सिर्फ इतना है कि तब उनके सामने एक मार्ग था और आज वो दो मुहे पर खड़े हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आखिरी मैच का आखिरी गेंद अगर खराब हो जाए तो टीम को हार ही मिलती है। इतने लंबे कार्यकाल में प्रारंभ से शुरू होकर एक कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार के शासन की भी स्थिति धीरे धीरे वैसी होने लगी। प्रशासन ढीला पड़ने लगा। उसके बावजूद फिर ऐसा क्या था कि अब तक निजी तौर पर नीतीश कुमार से किसी को कोई बड़ी शिकायत नहीं है। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, विकल्पहीनता। अच्छे कार्य की जो थोड़ी बहुत पूंजी नीतीश कुमार के पास है, लंबे काल से बिहार को वह पूंजी दिखाने वाला नेतृत्व भी नहीं मिला। लंबी बात में न जाकर हम सीधे देखते हैं कि नीतीश कुमार का प्रारंभिक काल और आज समान कैसे है। आज उसी जगह पर खड़ा होकर दुमुहे पर कहते हैं। सीधा सपाट सा जवाब तो इसका यह है कि उस वक्त जब नीतीश कुमार कार्य शुरू किए थे, तब बिहार अपने काले दिनों से, जंगल राज की अवधारणा से बाहर निकलकर सुशासन की उम्मीद के साथ था और नीतीश कुमार के सामने उस वक्त एक ही रास्ता था कि उस उम्मीद को पूरा करना। लेकिन उस उम्मीद को पूरा करने के लिए साधन उनके पास उस वक्त भी बिल्कुल नहीं था और आज भी नीतीश कुमार साधनहीन है। इसलिए मैंने कहा कि दुमुहाई पर खड़े हैं, क्योंकि
स्वास्थ्य, उम्र और राजनीतिक स्थिति, इस तीनों दृष्टि से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार कम से कम अपने राजनीतिक जीवन के चौथेपन में तो निश्चित तौर पर है। अगर अभी कुछ बढ़िया कर जाते हैं तो प्रथम काल के बाद दूसरे कालों में जो प्रशासनिक गड़बड़ियां हुई वह बड़ी आसानी से भुला दी जाएगी। और अगर अब जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतरे तो उनका नेतृत्व भी लालू के कुशासन की श्रेणी में ही रख दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आज नीतीश कुमार बिहार के नवनिर्माता, या कुशासन के प्रतीक के दो स्तुवाहें पर खड़े हैं। अब इसे ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जब नीतीश कुमार 2003-04 में मुख्यमंत्री बने थे लालू काल के बाद, तब हर दृष्टि से बिहार में शून्यता थी। उम्मीद बहुत अधिक, साधन बहुत कम, राजकोष खाली, और करने के लिए कुछ नहीं। और स्वास्थ्य और उम्र के दृष्टि से अपनी पूरी राजनीतिक चतुराई के साथ नीतीश कुमार उस वक्त बड़ी ही मजबूत स्थिति में थे। तब उन्होंने एक छोटा सा कार्य किया और वह चल निकला। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का दिया प्रधानमंत्री चतुर्भुज सड़क योजना, जिसे नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव ने बिहार में आने से रोक दिया था, नीतीश कुमार सत्तारूढ़ होते ही उस प्रोजेक्ट को बिहार में अलाउ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि तेज रफ्तार से बिहार में केंद्र की राशि से लंबे लंबे चौड़े चौड़े रोड बनने शुरू हो गए। यह कार्य आम लोगों को दिखने भी लगा, उस पर गाड़ियां दौड़ने लगी, लोगों को सुविधाएं होने लगी। फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को उस चतुर्भुज सड़क योजना के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया। गांव शहर जुड़ने लगा, गाड़ियां दौड़ने लगी, बाहर की गाड़ियां आने लगी, और यह स्थिति से लोग आनंदित होने लगे और नीतीश कुमार से राम राज्य वाली स्थिति की उम्मीद बनाने लगे। इतनी बड़ी आकांक्षा, ऐसी उम्मीद एक साधारण मनुष्य से, लेकिन तब नीतीश कुमार भाग्य के बली निकले और एक राज्य से एक सत्ता खत्म होने के बाद दूसरी सत्ता आने के बीच में
स्थानीय अपराध अनुकूल स्थिति की प्रतीक्षा में कुछ समय के लिए अपने को सीमित कर लेता है, सर्वविदित है। वह छोटा सा कालखंड नीतीश कुमार के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि तब स्थानीय प्रशासन को स्थानीय अपराधों को रोककर नियंत्रित करना आसान हो गया। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण जैसी खबरें जो रोज अखबारों से भरी पटी रहती थी, उसके स्थान पर सड़क, पुल निर्माण का उद्घाटन से पेज भरने लगा। आम लोगों को और क्या चाहिए? यही वह स्थिति थी जिस स्थिति ने बिहार के आम जन के मन में नीतीश कुमार के प्रति विकास पुरुष का भाव पैदा कर दिया। धीरे धीरे समय बदला, कई बार गठबंधन भी बदला, किसी भी अनियंत्रित अपराध को नियंत्रित करने या नेटवर्क में कार्य करने के लिए कार्य होना जरूरी होता है, जो लालू काल में नहीं था। इस वजह से यह स्थानीय अपराध सर चढ़कर बोलने लगा था और वह बहुत बुरी तरीके से अनियंत्रित हो गया था। सड़कों के निर्माण और अन्य तरह के निर्माण से काम होना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो आपराधिक तत्व अलग अलग समूहों से जुड़ने लगे। हत्याएं फिर शुरू हुई, लूट फिर शुरू हुआ, बलात्कार भी हुआ। लेकिन वह सब एक सिस्टम तक हुआ जिसे टेंडर वार नाम दिया गया, और वह टेंडर वार की स्थिति यहां तक पहुंच गई कि दिन दहाड़े बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जाकर गोलियां चलाई गई और ऐसे अनेक घटनाएं घटती रही। और स्थिति करीब करीब वही जो लालू काल में हुआ करती थी। बावजूद उसके महिलाओं को, लड़कियों को साइकिल, महिलाओं की पढ़ाई, सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, मॉलों का खुलना, जो अधिकतर किसी न किसी तरह से केंद्र के योजनाओं के माध्यम से ही होता रहा, कुछ एक को छोड़कर। लेकिन इन सब ने मिलकर निजी तौर पर नीतीश कुमार की छवि खराब नहीं होने दी। लेकिन इस अच्छी छवि के बीच
भ्रष्टाचार का बढ़ना, भ्रष्टाचार का चरम पर जाना, जो पहले कार्यकाल से ही नीतीश कुमार की मजबूरी भी थी। क्योंकि भ्रष्टाचार की उम्मीद, मलाईदार विभाग आदि आदि के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को में अपने हित के, अपने लोगों को का एक संगठित समूह बनाना बहुत आसान हो गया और इस तरह से बिहार का प्रशासनिक वर्ग सत्ताधीश राजनीति के नियंत्रण में आ गया। लेकिन वह मजबूरी कहीं न कहीं दबे जुबान से ही सही, लेकिन लालू काल की याद दिलाती रही और वही याद आज पुनः नीतीश कुमार को उसी स्थान पर खड़ा कर रखा है। करने के लिए पैसा नहीं है, दीख पड़ने वाला कार्य, क्योंकि सड़कें तो बहुत बन गई, पुल तो बहुत बन गया, अब सिर्फ पुल के निर्माण और सड़क के बनने से वह विश्वसनीयता नहीं टिकी रह पाएगी, क्योंकि आज जरूरत है महंगाई कम होने की, आज जरूरत है रोजगार की, आज जरूरत है परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने से रुकने की। आज के बिहार में यह बड़ा मुद्दा है और अब बड़े मुद्दों को भटकाकर आम जन के दिलों में स्थान नहीं बनाया जा सकता है। यह बात नीतीश कुमार भी भली भांति समझते हैं। इसके लिए आज फिर नीतीश कुमार को केंद्र की राशि की जरूरत है। शायद इसलिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद से अभी तक नीतीश कुमार अवसर रहते हुए भी पाला नहीं बदल रहे, क्योंकि अगर वह महागठबंधन में जाएंगे तो यह संभव है कि उन्हें पद बड़ा मिल जाए, लेकिन बिहार को उतनी राशि नहीं मिलेगी जितनी अभी मिल रही है। इतने सालों के प्रयास के बावजूद बाहर के उद्योगपति को नहीं बुलाया जा सका, तो नीतीश कुमार भी यह समझते हैं कि अभी भी यहाँ के अपराध को नियंत्रित नहीं किया जा सका है, यहाँ तक कि पूरी तरह ऑर्गेनाइज भी नहीं किया जा सका है। इसलिए इस बात की संभावना कम है कि बाहर के उद्योगपति आकर बिहार में निवेश करें। ऐसे में डिफेंस का सेमीकंडक्टर बनना, डिफेंस के आधुनिक अग्नियास्त्रों का निर्माण बिहार में होना और ऐसे अन्य कई तरह का कार्य, कई सारे हाई स्पीड रोड
और अन्य अन्य तरह के निर्माण के निवेश से बिहार में रोजगार की वृद्धि होगी, इसकी पूरी संभावना है। यह अभी वर्तमान गठबंधन से ही नीतीश कुमार को मिल सकता है, जो बड़ा ही जोखिम भरा है, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक स्थिति में एक छोटा सा उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार अपना मंत्रिमंडल भंग करके भी राज्यपाल के पास जाकर भी 2 दिनों के लिए अपना इस्तीफा पत्र रोक दिया। यह घटना स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि इस गठबंधन में वह जब तक हैं तब तक किसी भी समय कुर्सी खिसक जाने की मानसिक अवस्था के साथ ही रहना होगा। और अगर उस तरफ जाते हैं तो फिर पैसे की कमी में दिख पड़ने वाला काम नहीं कर सकते। और अब अगर नीतीश कुमार दिख पड़ने वाला काम नहीं करेंगे तो आम जन की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और बीच का जो प्रशासनिक कुव्यवस्था दिख पड़ा है लोगों को, उसके विश्लेषण के साथ नीतीश कुमार के आखिरी काल में उनके कार्यों को भी लालू यादव की श्रेणी में रख दिया जाएगा और इतने सालों का उनका किया कराया नष्ट हो जाएगा। अंत बुरा तो सब बुरा। लेकिन अगर ये वह दिख पड़ने वाले रोजगार दे देते हैं विकास दिखने लगता है, भले नीतीश कुमार सत्ता से हट जाएं, लेकिन अंत भला तो सब भला। फिर नीतीश कुमार आने वाले अनेक सालों तक बिहार के नव निर्माता ही माने जाएंगे। देखना यह है कि दोनों गठबंधन के बीच राजनीतिक पैंतरेबाजी के साथ वो कब तक टिके रहकर दिख पड़ने वाला काम कर दिखाते हैं। फिर चाहे सत्ता रहे या वह केंद्र की राजनीति करने महागठबंधन के साथ चले जाए, फर्क नहीं पड़ता। अगले 150 वर्षों तक नीतीश कुमार को बिहार के नवनिर्माता के रूप में ही जाना जाएगा। नमस्ते दोस्तों।